नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड, जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम पढ़ रहे हैं, इट इज अ built in potential and electric field in extrinsic semiconductor. Built-in electric field, built-in potential and electric field in extrinsic semiconductor. होता क्या है, सपोज हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है। इस सेमीकंडक्टर में सपोज मैंने कहा कि यहां कंसंट्रेशन है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर है। सपोज यहां कंसंट्रेशन है N1, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। किस टाइप का है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में यहां क्या होंगे? बहुत सारे, एक आपको पढ़ा है अपन ने, फास्फोरस आयन, इमोबाइल आयन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, आयन और उसका एक इलेक्ट्रॉन, आयन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अगर देखें, दिस इज कंसंट्रेशन इज N1 and this is their concentration is N2. N1 is, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, this is at x1, this is at x2, concentration is N1 and this is N2. N1 is greater than N2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां ज्यादा दिख रहे हैं आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन हियर, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, यहां ज्यादा है। तो बाय डिफॉल्ट ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करना चालू करेंगे, क्या करेंगे? मूव करना चालू करेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करना चालू करेंगे तो यहाँ क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। क्या होगा? डिफ्यूजन। अब यहाँ डिफ्यूजन होगा उसी सेम टाइम पे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, समझ रहे हैं आपको? तो यहाँ क्या बच जाएंगे? इमोबाइल आयन ज्यादा बच जाएंगे, यानी यहाँ एक बहुत ज्यादा इमोबाइल आयन बचेंगे बजाय यहाँ के। यहाँ पहले तो न्यूट्रल था, प्लस माइनस हो गया कैंसिल था, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे तो यहाँ पे केवल प्लस चार्ज बच जाएगा, और प्लस चार्ज बच जाएगा इसका मतलब आप ये मानो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, जब भी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे डिफ्यूजन के कारण, तो यहाँ पॉजिटिव और बाय डिफॉल्ट यहाँ एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण एक अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ उसके इन्फ्लुएंस में वापस कुछ चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेंगे तो ये जो करंट होगी दैट इज ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट। तो देखा, यहां से इलेक्ट्रॉन चले इस तरफ मूव कर रहे थे, डिफ्यूज हो रहे थे, आराम से नेचुरल फिनोमेना होता है डिफ्यूज होने के, लेकिन डिफ्यूज होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया? चार्ज, केवल आयंस बच गए पॉजिटिव, और पॉजिटिव आयन का रंग पॉजिटिव, प्लस चार्ज आ गया या माइनस चार्ज आ गया, तो यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कौन सा? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से यहाँ पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल से यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने से जो इलेक्ट्रॉन कुछ इधर जा रहे थे वो वापस इधर आने लगे, उसके कारण ड्रिफ्ट करंट हो गया। और टोटल करंट अगर आप बात करें, टोटल करंट विल बी जीरो, बिकॉज I drift is equal to, because I drift is equal to I diffusion. This is the diffusion. This is the diffuse electron. Sorry.
दिस इज द डिफ्यूजन प्रोसेस, दिस इज द सॉरी दिस इज द ड्रिफ्ट हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन, और दिस इज द डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन। तो नेट करंट विल बी इक्वल टू जीरो। नेट करंट हमेशा क्या रहेगी, बिकॉज नेट करंट विल बी, यहां पर अच्छे से लिखते हैं इसको, टोटल नेट करंट will be zero because I drift is equal to I diffusion। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ यहां पे वोल्टेज प्लस और माइनस, दैट इज V नॉट, दैट इज कांटेक्ट पोटेंशियल, प्लस माइनस बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक वोल्टेज डेवलप हुआ, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे तो यहाँ केवल पॉजिटिव आयन बच गए, और पॉजिटिव आयन बच गए तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो कांटेक्ट पोटेंशियल का नाम, उसका नाम होगा V नॉट। तो इस V नॉट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, उसके कारण ड्रिफ्ट करंट हुआ, तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन मिला के नेट करंट जीरो हो गई, इसलिए सेमीकंडक्टर न्यूट्रल हो गया। लेकिन यहाँ V नॉट और E की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से V नॉट की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, दिस V नॉट विल बी इक्वल टू KT अपॉन Q N1 by N2 if N1 is greater than N2, अगर N1 N2 से ज्यादा है, ठीक है। if अगर ऐसा उल्टे तो उल्टा हो जाता, अगर N2 is greater than N1 हो जाता तो कांटेक्ट पोटेंशियल क्या हो जाता, V नॉट इज इक्वल टू KT अपॉन Q N2 अपॉन N1। लेकिन आपका एक कांटेक्ट पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और एक बिल्ट इन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल डिफ्यूजन के कारण यहां पे अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एक कांटेक्ट पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ड्रिफ्ट करंट मूव करता है, और ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट मिला के जीरो हो जाता है। तो ये चार्ज जो वोल्टेज क्रिएट हुआ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना, तो हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक कांसेप्ट यूज करते हैं कि टोटल नेट करंट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जितनी डिफ्यूजन करंट होगी उतनी ही ड्रिफ्ट करंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, देखो अब एक चीज और तुम्हें समझा देता हूं इसके अंदर, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन जो होती है वो होती है जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ध्यान से देखना, जब इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी डिफ्यूजन की, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है तो डिफ्यूजन करंट किधर होती है, आई डिफ्यूजन विल बी इधर। और सेम टाइम पे जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि ड्रिफ्ट के कारण आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, ड्रिफ्ट के कारण, दिस इज ड्रिफ्ट, और ये ड्रिफ्ट होकर वापस इधर आ रहा है, तो इसकी जो करंट होगी किधर होगी, आई ड्रिफ्ट इधर होगी। समझना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आता है, कांटेक्ट पोटेंशियल से। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव डिफ्यूज हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज हो रहे थे तो इधर पॉजिटिव बच गए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया तो V नॉट, वो V नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। उस V नॉट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर गए, और ड्रिफ्ट के कारण करंट पैदा होगी, तो व्हेन आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन और नेट करंट विल बी जीरो। तो आई नेट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज I drift is equal to I diffusion। ये क्लियर है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट का छोटा सा यूज करते हैं अपन आगे। करंट की डायरेक्शन देखो आप, दोनों की अपोजिट हो गई, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, डिफ्यूजन करंट जो होती है वो किस कारण होती है, कंसंट्रेशन के कारण, और ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अपन एक काम करते हैं, हमें पता है कि करंट कंडक्टिविटी दोनों करंट मिला के कितनी हो गई, जीरो हो गई। जीरो है इसका मतलब J इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा E। J इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट की बात करें और डिफ्यूजन करंट की बात करें, तो अगर होल्स की बात करें तो माइनस क्यू dp बाई dx, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो प्लस क्यू dm बाई dx। ठीक है, अब अपन चलते हैं। अपन जान रहे हैं कि नेट कंडक्टिविटी इसकी कितनी होगी, जीरो। तो कंडक्टिविटी क्या होती है देखते हैं, इसकी नेट कंडक्टिविटी विल बी जीरो, करंट जीरो है, नेट करंट विल बी जीरो, तो कंडक्टिविटी इज जीरो। तो सिग्मा नेट इज
जीरो, टोटल सिग्मा इज जीरो। तो सिग्मा नेट क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स के कारण और होल्स के कारण। किसी भी एक अगर अपन जनरल सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहां पे जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होती है। क्लियर अबाउट इट। हमने कहा कि आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन विल बी दोनों बराबर होंगे, तो नेट करंट विल बी इक्वल टू जीरो। तो नेट करंट आई नेट विल बी इक्वल टू जीरो, तो आई विल बी इक्वल टू जीरो। तो आई विल बी इक्वल टू जीरो का मतलब ड्रिफ्ट करंट कितनी होती है, अगर करंट डेंसिटी, मतलब इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं, इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, करंट बोलते बात एक ही है। तो ये बोल देंगे जे टोटल इज जीरो। करंट का मतलब देखो, करंट कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, जे टोटल इज इक्वल टू आई टोटल अपॉन एरिया। तो अपन एरिया अगर नहीं दिया हो तो अपन सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, इसलिए जनरली जे और आई की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता। तो जे टोटल इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो डिफ्यूजन करंट अपन लिखते हैं, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी लिखते हैं प्लस ड्रिफ्ट करंट, दोनों करंट डेंसिटी का जो सम है वो जीरो होना चाहिए, जे टोटल ही जीरो होना चाहिए। तो क्या होती है, देखो जे टोटल इज इक्वल टू जे ड्रिफ्ट यानी आई ड्रिफ्ट प्लस जे डिफ्यूजन। दो ही तरह की करंट हो सकती है इसमें। जे ड्रिफ्ट कितनी होगी इसके अंदर, ड्रिफ्ट होगी एन क्यू म्यू ई इंटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एन क्यू ई ये होता है ड्रिफ्ट, प्लस डिफ्यूजन की अगर बात करें तो क्या होगा, प्लस एन प्लस क्यू, क्या होगा, क्यू dn बाय dx, यही होगा। दिस इज जे टोटल। नाउ अब जे टोटल कितनी है, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू एन क्यू म्यू ई प्लस क्यू dn बाय dx। यहां तक कोई डाउट। नाउ अब अपन आगे देखें तो इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू कैंसिल करेंगे, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू dn बाय dx अपॉन एन क्यू म्यू ई। ठीक है, क्यू से क्यू कट गया, कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। नाउ क्यू से क्यू कट गया तो बचा क्या, दैट इज हमारे पास बचा E is equal to दिस इज बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि डॉपिंग से आया है। नाउ आगे सॉल्व करते हैं इसको। E is equal to क्यू से क्यू कट गया, दैट इज माइनस 1 अपॉन n dn अपॉन म्यू ई इंटू dn बाय dx। अब यहां पे पता नहीं क्या होता है dn अपॉन म्यू n, आइंस्टीन इक्वेशन पता है, आइंस्टीन इक्वेशन कहती है dn अपॉन म्यू n इज इक्वल टू vt, थर्मल वोल्टेज। दिस इज आइंस्टीन इक्वेशन यही कहती है। तो आइंस्टीन इक्वेशन को अगर आप पुट कर दो इसमें, देखो अगर आप ध्यान से इस आइंस्टीन इक्वेशन को पुट करोगे तो दिस विल बी E इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन n, दिस इज vt dn बाय dx। नाउ अब अगर आप इसको आगे फिर फर्दर सोल्व करते हो, देन वी कैन गेट E इज इक्वल टू n किसके बराबर होता है, ऑलमोस्ट nd। वी कैन राइट इट माइनस 1 अपॉन vt अपॉन nd dn बाय dx। ये भी हम लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, nd और nd भी लिख सकते हैं। This is the final equation, or sometimes you can find, or this is also nd। यहाँ पे भी अपन nd कर देंगे, nd जगह nd लिख रहे हैं because n is equal to nd। ये ध्यान रखना, यहाँ इस इक्वेशन में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ n इक्वल टू nd बनने से मैं यहाँ सिर्फ n की जगह nd पुट कर रहा हूँ। तो vt nd, यहाँ पे भी d nd by dx। और अगर आप और फर्दर आगे जाओगे तो इसको लिख सकते हैं E is equal to माइनस vt 1 upon nd dnd upon dx, and this is the final electric field equation
और इसको और फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो अपन आगे और कर सकते हैं इसको, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस VT, इसको किसमें, इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, logarithmic of, that is logarithmic of ND upon dx, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो द फाइनल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको एलन की फॉर्म में लिखना है, आपको जनरल फॉर्म में लिखना है, दोनों ही तरीके से आपको याद रखना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 upon ND into dND upon dx, इसको आप ये भी लिख सकते हो ना, ln ND upon dx, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। आर यू क्लियर अबाउट इट? ओके, दिस इज d of d ln ND upon dx। तो दिस इज द फाइनल बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, हम इसको थोड़ा स्क्यूज कर लेते हैं। Then we will get built in electric field, built in electric field, built in electric field is equal to VT, इसका मैग्नीट्यूड is equal to VT d ln of ND upon dx। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। This is E is equal to minus VT ln d ND by x, और E is equal to minus VT d ln n upon dx। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। Got it? This is for n type, for n type। अगर आपको p type के लिए लिखना है, then for p type this will be E is equal to VT d ln Na upon dx। Here, so this is the built in electric field, built in electric, यानी अपने आप जो डिफ्यूजन के कारण जनरेट होता है, that electric field is called as a built in electric field। मेरे साथ आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। एक अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं इस पे और फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पीएन। हमने जो पीएन जंक्शन पढ़ रहे हैं, जो हम पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड ही है कि हमने एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा कि एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, उसमें डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या होता है। उसी कड़ी में क्या कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। देखो, कंडक्टिविटी का इंट्रिंसिक की बात करें, इंट्रिंसिक के लिए पढ़ चुके हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, के लिए कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू A0 TQ e की पावर माइनस Eg0 अपॉन kT, ये होता है। तो Ni स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2। Ni दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक Eg0 पे और एक टेम्परेचर पे। ज्यादा किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो Ni स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 3/2, या Ni इज डायरेक्टली सॉरी this is Ni is direct proportional to T की पावर 3/2। तो ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने से इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बढ़ती है, ये अपने को पता है। लेकिन अब अपन जो बात करने वाले हैं दैट इज फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसकी बात करने वाले हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए अगर अपन बात करें तो अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बात करते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं। तो कंडक्टिविटी का जो ग्राफ है वो मैडम क्यूरी जो थी, जो नोबेल विनर थी, नोबेल प्राइज विनर थी, उसको उन्होंने इस पे रिसर्च किया था, कंडक्टिविटी एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे। तो उन्होंने ग्राफ बना के दिया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ में दिया, उन्होंने कहा कि वो इस तरीके का ग्राफ दिया, दिस इज द सिग्मा एंड दिस इज द टेम्परेचर। उन्होंने कहा किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी की साइकिल होती है, जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। दिस इज एट
T is equal to 300 Kelvin, and this is sigma minimum and this is sigma maximum. ठीक है, ये ग्राफ दिया मैडम क्यूरी ने, तो इस ग्राफ को समझते हैं कि इस ग्राफ में क्या है। ये कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। सबसे पहले अपन दिस इज द T इज इक्वल टू 0 केल्विन। अपन बात करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन से कितना हो 300 केल्विन के बीच में, 0 केल्विन से 300 केल्विन के बीच में, जब टेम्परेचर 0 केल्विन से 300 केल्विन के बीच में होगा तो देखो क्या होगा। 0 केल्विन से 300 केल्विन के बीच में अगर टेम्परेचर होगा तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग विद द टेम्परेचर, सिग्मा इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों ही फ्री होते हैं और दोनों फ्री होने से कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो कैरियर कंसंट्रेशन यहां से हमने जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे कोई भी सेमीकंडक्टर, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो, उसके अंदर कुछ बॉन्ड टूटेंगे और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स बढ़ेंगे तो उसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स, अगर वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। पर अगर वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन से 300 केल्विन के बीच में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? आपको अगर याद हो हल्का सा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, सपोज उसका जो वेन डायग्राम था वो ऐसा था। दिस इज द ई वी, दिस इज ई सी, और यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे और यहां एक डोनर लेवल था ईडी, जहां पे फास्फोरस या इंप्यूरिटी के इलेक्ट्रॉन्स रहते थे। तो ये 300 T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे यही रहते थे। लेकिन जैसे ही हम T इज इक्वल टू 0 केल्विन से इसको 300 केल्विन पे चालू करते थे, बढ़ाते थे, तो ये ऊपर जाने की और कोशिश करते थे, इनको एनर्जी मिलती थी कि ऊपर जाए। और जैसे ही T इज इक्वल टू 300 केल्विन आता था, 3 इज इक्वल टू 300 केल्विन आता था, ये सारे के सारे ऊपर पहुंच जाते थे। तो अभी सिर्फ टेम्परेचर 0 से 300 केल्विन के बाद इलेक्ट्रॉन और होल टूट रहे हैं। किसके बीच के? सिलिकॉन वाले। कौन कौन से? ये वाले। T इज इक्वल टू 0 से आप 300 केल्विन पे जाएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से। तो कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते जा रहे हैं। अब T इज इक्वल टू, तो आपको समझ में आया? तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि T इज इक्वल टू केस नंबर 1 जो हमारा है उसमें ये कहता है कि आप जैसे जैसे केस नंबर 1 कहता है कि जैसे जैसे आप T इज इक्वल टू 0 केल्विन से 300 केल्विन तक जाओगे, सिग्मा बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ साथ, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और साथ में डोनर लेवल आयोनाइजेशन, ये जो डोनर लेवल आयोनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, डोनर लेवल आयोनाइजेशन स्टार्टेड। ठीक है। अब सेकंड, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। 8 T इज इक्वल टू 300, केस नंबर 2। केस नंबर 2 अगर अपन पढ़ें, नाउ दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 अगर अपन बात करें, केस नंबर 2 इधर मैं ले रहा हूं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 की अगर बात करें, दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 के बाद दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या होगा? केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है कि T इज इक्वल टू 0 केल्विन से 300 केल्विन पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, डोनर लेवल आयोनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, और 0 केल्विन से 300 केल्विन पे संख्या बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है। T इज इक्वल टू एग्जैक्ट 300 केल्विन पे क्या होगा? T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे सबसे मेजर जो चीज होगी, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो यहां पड़े हुए थे डोनर लेवल में, ये सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे तो एकदम कंसंट्रेशन बढ़ेगी और कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। डोनर लेवल आयोनाइजेशन completes, so conductivity will be maximum। डोनर लेवल आयोनाइजेशन हमने पढ़ा था जब एंटाइक सेमीकंडक्टर पढ़ा था। एंटाइक सेमीकंडक्टर में क्या था कि जब T इज इक्वल टू 0 केल्विन से 300 केल्विन बढ़ाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, साथ साथ
जब एग्जैक्ट T इक्वल टू 300 केल्विन होता है तो सारे के सारे ईडी में जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और एकदम इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। तो डोनर लेवल आयनाइजेशन कंप्लीट। इसके बाद आप कितना भी टेंपरेचर बढ़ा लो, डोनर लेवल आयनाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारे इलेक्ट्रॉन डोपिंग वाले ऊपर पहुंच चुके हैं, डोपिंग वाले सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके होते हैं। नाउ केस नंबर 3। केस नंबर 3 की अगर बात करेंगे तो 300 केल्विन से ज्यादा, T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे बात करते हैं। T इज इक्वल टू T ग्रेटर देन, इसका एक और टेम्परेचर देते हैं अपन TC। T इज इक्वल टू 300 केल्विन से ज्यादा पर TC से कम, ठीक है। तो एक टेम्परेचर आपने लिया है। नेक्स्ट केस इज T इज 300 केल्विन से ज्यादा लेकिन TC से कम, इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। देखते क्या है ये। अब 300 केल्विन के बियॉन्ड, 300 केल्विन के बाद भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो होगा क्या, यहाँ के जो मेजर इलेक्ट्रॉन थे ईडी में जो पड़े हुए थे डोपिंग वाले, मेन तो डोपिंग के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो वो तो सारे ऊपर पहुंच चुके हैं। अब तो कुछ इक्के दुक्के टेम्परेचर के कारण क्या टूटेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूट के यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज हमारी मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो ईडी में पड़े हुए थे डोपिंग के कारण, वो सारे तो ऊपर पहुंच चुके हैं। तो इनमें तो कोई फर्क पढ़ना नहीं है। अब आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, डोनर लेवल आयनाइजेशन तो हो चुका है। डोनर लेवल आयनाइजेशन यानी सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच चुके हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो इसकी इस रेंज में तो आपको नो चेंज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर नो सिग्निफिकेंट चेंज। थोड़ा उसको ठीक कर लेते हैं, नो सिग्निफिकेंट, क्योंकि एक दो इलेक्ट्रॉन टूटेंगे बॉन्ड से उसके कारण आ सकते हैं, थोड़े बहुत आएंगे। नो सिग्निफिकेंट चेंज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो चेंज किसमें होगा, अब यहां बॉन्ड टूट रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जब T इक्वल टू 300 केल्विन से ज्यादा टेंपरेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन से यहां जा रहे हैं, यहां क्या कर रहे हैं, होल इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं। यानी बेसिकली उसमें एन टाइप के अंदर कुछ T इक्वल टू 300 केल्विन के बाद अगर आप टेंपरेचर बढ़ा रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जो कुछ कुछ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कौन से, सिलिकॉन वाले यहां से जो टूट रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा 300 केल्विन पे यहां पहुंचेगा तो यहां क्या बना देगा, होल। तो कुछ इलेक्ट्रॉन और होल जरूर क्रिएट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन में तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे डोनर लेवल से ऊपर जा चुके हैं। लेकिन हाँ, होल्स में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, होल्स में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से नो सिग्निफिकेंट चेंज इन मेजॉरिटी कैरियर बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीजेस। लेकिन ये थोड़े से होते हैं तो इससे कंडक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, अब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू ई प्लस पी क्यू म्यू पी। अब इस T ग्रेटर देन 300 केल्विन पे क्या होगा, नो चेंज, इसमें कोई ज्यादा चेंज आ नहीं रहा, ये कोई चेंज हो नहीं रहा। हाँ, सिग्मा बढ़ाने से मोबिलिटी कम होती है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर 300 के बाद भी बढ़ा होगा तो मोबिलिटी कम होगी, और मोबिलिटी कम होगी, लेकिन ये तो चेंज नहीं हो रहा, दिस इज नो चेंज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में। माइनॉरिटी चेंज हो रहे हैं लेकिन कोई इतने ज्यादा होते नहीं है, तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज आएगी, ये थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन उसके मुकाबले मोबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और मोबिलिटी कम हो जाएगी इसका मतलब ओवरऑल कंडक्टिविटी कम होगी। तो इस रेंज में क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सिग्मा डिक्रीज होता है ड्यू टू द मोबिलिटी के कारण। मोबिलिटी अगर आप बढ़ाओगे, मोबिलिटी कम होगी टेम्परेचर बढ़ने से, मोबिलिटी बढ़ती है तो आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होगा, उसके रेस्पेक्ट में आपकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही है। तो आपको इस रेंज में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से मोबिलिटी घटती है और सिग्मा घटता है इस रेंज में, इसलिए वापस कंडक्टिविटी कम हो रही है। और कंडक्टिविटी कम हो रही है, आप समझो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो चुके हैं इस रेंज में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो चुके हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने थे वो पहुंच चुके हैं। अब ये बॉन्ड टूट रहे हैं, उससे एक दो बढ़ा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा मेजॉरिटी, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर की संख्या कंटिन्यूअस बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने से, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब हम लगातार टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो यहां पे मेजॉरिटी इस रेंज में क्या हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फिक्स हो गए, ऑलमोस्ट नो चेंज, बट माइनॉरिटी इंक्रीज
डिक्रीज हो रहे हैं और माइनॉरिटी इंक्रीज हो रहे हैं। तो केस नंबर 4 जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस नंबर 4, केस नंबर 4 कहता है कि जब t इक्वल टू tc हो जाएगा, इस जगह पे हमारे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी के लिए तो कांस्टेंट थे पर माइनॉरिटी लगातार बढ़ रहे थे। एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब वापस माइनॉरिटी इज इक्वल टू मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स विल बी इक्वल टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब नंबर ऑफ n इज इक्वल टू p, और अगर ये n इज इक्वल टू p हो गया, इसका मतलब हो गया n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये वापस इस पॉइंट पे क्या बन चुका है? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्यूरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर यहां नोट कर लीजिए, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर where the semiconductor extrinsic से extrinsic semiconductor is intrinsic। extrinsic semiconductor को अगर intrinsic बनाना हो तो क्यूरी टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो जाता है, एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक बन जाता है। तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वापस इंट्रिंसिक बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस को आपको बहुत ध्यान से समझना। वापस मैं समझा देता हूं। T इज इक्वल टू 0 केल्विन से 300 केल्विन पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और डोनर लेवल आयनाइजेशन सिर्फ स्टार्ट होगा, पूरा नहीं होगा, सिर्फ स्टार्ट होगा। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, नीचे होल्स बढ़ेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल्स क्रिएट होंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे ये T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे पहुंचेगा तो सारे के सारे डोनर लेवल आयनाइजेशन, डोनर लेवल, डोनर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े वो कहां से आए थे? वो डोपिंग से आए थे। वो कहां से आए थे? वो डोपिंग से आए थे। डोपिंग के फास्फोरस के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हुए हैं, वो कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। तो एकदम कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एकदम कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो आपकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम चली जाएगी 300 केल्विन पे। उसके बाद क्या टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, डोपिंग के सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुके हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड टूटने जारी रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल क्रिएट होते रहेंगे। लेकिन मेजॉरिटी के लिए कंसंट्रेशन तो इलेक्ट्रॉन तो पहले ही फिक्स हो चुकी है इस जगह पे, ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन तो पहुंच चुके हैं डोपिंग वाले, तो वो तो चेंज हो नहीं रहा ज्यादा। लेकिन बॉन्ड टूटने से होल्स लगातार बढ़ रहे हैं, इस एरिया में लगातार होल्स बढ़ रहे हैं, होल्स बढ़ रहे हैं। एन वही का वही है, एक टाइम में हो जाएगा, पी बढ़ते 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 एन इक्वल टू पी हो जाएगा और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वापस इंट्रिंसिक में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट टेम्परेचर एट विच द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज नोन एज द क्यूरी टेम्परेचर। और इस रेंज में आपकी कंडक्टिविटी वापस कम हो रही है क्योंकि आपकी मोबिलिटी ज्यादा डिक्रीज हो रही है बजाय कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन उतनी नहीं बढ़ पा रही है जितनी वास्तव में आपकी मोबिलिटी कम हो रही है। तो अगर मोबिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो आपकी कंसंट्रेशन, मोबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है और कंसंट्रेशन उस रेस्पेक्ट में बढ़ नहीं रहा। इसका मतलब आपका एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनने की कगार पर है। और एक ऐसा टेम्परेचर, द क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर where extrinsic semiconductor convert into the intrinsic semiconductor. Are you clear about it? Thank you.